नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एनसीईआरटी सार को कंप्लीट करने की एक पहल शुरू की है, जिसके अंदर हम इससे पहले ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भारत एक सामान्य परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार, अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार, जनांकीय एवं भौगोलिक आकार, भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, भारत तथा विश्व, भारत के जल क्षेत्र, जलीय सीमा, पड़ोसी देश और भारत एक दृष्टि में हमने कंप्लीट किया था। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाती हुई दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हुए हम जैव विविधता को पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं हमें जैव विविधता में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जैव विविधता के प्रकार, IUCN की लाल सूची, जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत की 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बाघ परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ परियोजना इत्यादि परियोजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इन सभी परियोजनाओं के बारे में, जैव विविधता के बारे में। देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का घोतक है। पृथ्वी पर जैव विविधता जीवन का आधार है एवं पर्यावरण में होने वाले तीव्र नकारात्मक परिवर्तन को रोकने में सक्षम है। हरे भरे पौधों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, नदियाँ, समुद्र, महासागर आदि सभी प्रकृति की ही देन है, जो मनुष्य के अस्तित्व एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। मरुस्थलों से लेकर महासागरों की गहराई तक विभिन्न आकार, प्रकार, रंग और रूपों में प्राणी जगत विद्वान हैं, जिनसे पर्यावरण में विविधता परिलक्षित होती है, उसे जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया। यह जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है। देखिए दोस्तों, जानते हैं जैव विविधता के प्रकार के बारे में। जैव विविधता के 3 प्रकार बताए गए हैं: आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। देखिए दोस्तों, वायोम जीव मंडल की ऐसी सामुदायिक इकाई है जो स्थलीय जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है तथा जिसमें निश्चित प्रकार की जंतु एवं वनस्पतियों की प्रधानता होती है। जैव विविधता संरक्षण हेतु संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की जाती है तथा उसके संरक्षण व संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं। IUCN इस संबंध में रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान के लिए IUCN एक रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। आइए दोस्तों जानते हैं IUCN की रेड सूची या लाल सूची के बारे में। पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर प्रयोग सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN का गठन किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। फ्रेंड्स, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF है। वर्ष 1969 से IUCN विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करता है, जो विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। दोस्तों, रेड डाटा बुक में हमें किन किन चीज़ों की तालिका देखने को मिलती है? दोस्तों, पौधों और पशुओं की प्रजातियों की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एक प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। IUCN की लाल सूची में प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता है। इस श्रेणी का आधार उनकी कुल आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तारण क्षेत्र और उनके क्षेत्र के बिखर जाने की
स्थिति के आधार पर किया जाता है। ये श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं इन श्रेणियों को। विलुप्त में किस प्रकार की प्रजातियां आती हैं दोस्तों? विलुप्त में इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं है बचा है। वन विलुप्त, यह प्रजाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं। घोर संकटग्रस्त, इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। संकटग्रस्त, इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। संवेदनशील, वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। संकटापन्न, इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। संकट मुक्त, इस प्रजाति को बहुत कम खतरा है तथा यह बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। आंकड़ों का अभाव, इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उनकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनाकलित, इस प्रजाति के संरक्षण स्थिति का IUCN के संरक्षण मानदंड पर आकलन अभी नहीं किया गया है। वर्तमान में भारत की कुल 995 प्रजातियां लाल सूची में शामिल हैं। अक्टूबर 2015 में भारत के 7 और पक्षियों को लाल सूची में शामिल किया गया, जिससे इस सूची में शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या 173 से बढ़कर 180 हो गई है। वर्ष 2014 के अंत तक इस सूची में भारत की 988 प्रजातियों को संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 7 पक्षियों के इसमें शामिल हो जाने के साथ भारत की लाल सूची में शामिल प्रजातियों की संख्या 995 हो चुकी है। वर्ष 2013 में भारत की 973 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया था। लुप्तप्राय हो रही पिछले 7 वर्षों में भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में 336 और प्रजातियां जुड़ गई हैं। देखिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। स्थानीय संरक्षण विधि इन सीतु, इसके अंतर्गत जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। विश्व में कुल 35 जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों को दोस्तों सक्रिय केंद्र यानी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 4 क्षेत्र भारत में स्थित हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च जातीय समृद्धि व उच्च स्थानिकता एडेमिज्म होती है, अर्थात जहां विभिन्न प्रजातियों की समृद्धता है और ये प्रजातियां उस क्षेत्र तक ही सीमित हैं। भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, 105 राष्ट्रीय उद्यान और 553 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो इन सीटू जैव विविधता संरक्षण की उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं पर स्थानीय संरक्षण विधि XC2। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों का यही उद्देश्य है। इससे ऐसे जीवों को इन विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जा सकता है जो कि वनों में विलुप्त हो गए थे। इस दिशा में चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। वर्ष 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर चेन्नई में बनाया गया था। कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई। वर्तमान में जैव विविधता के हास्य के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। दोस्तों, यह जीन जो है वो साइंस वाला जीन है। जैव विविधता की परस्थानिक विधि के तहत प्रजातियों के जीवों के DNA को क्रायोजेनिक तकनीक के माध्यम से किसी विशेष स्थान पर संग्रहित कर परिरक्षित करते हैं, जिससे कि भविष्य में यदि ये प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो इनका प्रयोग कर पुनः जैव विविधता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक तथा क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस दिशा में और भी प्रयास किए गए हैं, जिसमें नई दिल्ली में वर्ष 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कब की गई? 1996 में। हैदराबाद में
इक्रिसेट चेन्नई में जीन बैंक व लखनऊ में डीएनए बैंक की स्थापना XC2 जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत ही की गई है। नॉर्वे द्वारा स्वेलबर्ड्स द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, जहां विश्व के विलुप्त होते अधिकतर जीवों तथा पेड़ पौधों आदि के जीनों को संरक्षित रखा जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कर्नाटक सरकार ने देश में प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बंगलुरु जिले के देवनहल्ली तालुका के नल्लूर में इमनी स्थल को अधिसूचित किया है। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CBD के अनुपालन में भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई 1992 को नैरोबी में हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर विभिन्न देशों के बीच सहमति को लागू करने के अवसर पर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष जैव विविधता के प्रति लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी, जैव विविधता को बनाए रखने में सबकी सहभागिता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस दिवस का विषय थीम अलग अलग होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया जाता है। वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। जैव विविधता दशक 2011 से 2020 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2011 से 2020 की अवधि को संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसे नागोया फ्रेंड्स कहाँ पर है? जापान में हुए सम्मेलन CBD कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत COP10 में मंजूरी दी गई थी। इसमें CBD और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए 20 लक्ष्य शामिल किए गए, जिन्हें Aichi लक्ष्य भी कहा जाता है। इनमें से एक लक्ष्य नागोया प्रोटोकॉल को वर्ष 2015 तक लागू कराना था, जिसमें CBD के 50 पक्षकारों का अनुसमर्थन आवश्यक था। अक्टूबर 2014 में 50वें देश उरुग्वे द्वारा समर्थन मिलने के 90वें दिन से नागोया प्रोटोकॉल भी लागू हो गया। इसके लागू होने से जैव विविधता पर अभी समय समता वाले प्रावधानों को व्यावहारिक प्रभाव प्राप्त होगा। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 11वां सम्मेलन COP11 और जैव सुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल के मीटिंग ऑफ पार्टीज MOP6 का 6वां सम्मेलन 8 से 19 अक्टूबर 2012 तक आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था MOP6 का 6वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 8 से 19 अक्टूबर 2012 तक आयोजित किया गया था। और COP11 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक का पहला COP है। यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। COP11 सम्मेलन भारत को जैव विविधता पर विशेष पहलों और शक्ति को समेकित करने, मापने और प्रदर्शित करने का एक सुअवसर प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI स्थापना 1 जुलाई 1916। फ्रेंड्स, स्थापना हमें अच्छे से याद रखनी है। 1 जुलाई 1916। संस्थापक अल्फ्रेड विलियम एल्कॉक, मुख्यालय कोलकाता। कार्य देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण खोज को अनुसंधान में संलग्न जिससे देश की समृद्ध विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। कार्यक्रम इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों की जीव जंतु, संरक्षित क्षेत्रों की जीव जंतु,
प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियों के जीव जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सर्वेक्षण, स्थिति और पारिस्थितिकी अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित जब्त की गई वन्य जीव सामग्री की पहचान शामिल है। दोस्तों, वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। यह एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। स्थापना 29 अप्रैल 1961, मुख्यालय ग्लेड, स्विट्जरलैंड। लक्ष्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को और अधिक क्षति से बचाना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मानव प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सके। केंद्र बिंदु 3 वायोम का संरक्षण, जिसमें विश्व की अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। ये वायोम है समुद्री व तटीय वायोम, वन एवं स्वच्छ जल वायोम। भारतीय जैव विविधता रिपोर्ट 29 दिसंबर 2018 को भारत ने जैव विविधता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं जैव विविधता लक्ष्यों पर आधारित प्रगति एक पूर्वावलोकन नामक दस्तावेज जारी किया। ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दी गई इस रिपोर्ट में आवास का संकट, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वन संसाधन के आधार में कमी, सिमटती आनुवांशिक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन और आनुवांशिक विविधता पर प्रदूषण के दुष्प्रभावों का उल्लेख किया गया है। IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त श्रेणियों में भारत की कुल 683 जीव प्रजातियों के नाम सम्मिलित हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं साइट्स के बारे में। विलुप्त होती जीव जंतु और वनस्पतियों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने वर्ष 1973 में एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इसे वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कहते भी हैं। इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1 जुलाई 1975 को साइट्स अस्तित्व में आ गया। इस अभिसमय में वर्तमान में 182 सदस्य देश शामिल हैं। यह अभिसमय 35,000 से अधिक पादप एवं जीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पारितंत्रों की क्रियाएं चलती हैं। इसमें 3 प्रमुख आवास होते हैं: समुद्री, गैर समुद्री एवं स्थलीय, जहां मानव, पौधे, पशु पक्षी एवं अन्य जीव प्राणी जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। A.H. स्ट्रॉलहर के अनुसार पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की विविधता आदि को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना, जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन, इन क्षेत्रों में शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण व शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। वर्ष 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी। इस वर्ष यूनेस्को के मानव व जीव मंडल कार्यक्रम MEV के अंतर्गत भारत सहित संपूर्ण विश्व में ऐसे क्षेत्र की स्थापना की योजना बनाई गई। भारत में संसद के विधान द्वारा ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। वर्ष 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी स्थापित किया गया था। यूनेस्को के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्वव्यापी ढांचे में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों तथा न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। सदस्य देश ऐसे आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करते हैं और यूनेस्को अपने उपयुक्त कार्यक्रम के तहत स्थानीय समुदाय के प्रयासों तथा उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के द्वारा वहां सतत विकास को बढ़ावा
देने के लिए विश्व में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान करता है। यूनेस्को द्वारा घोषित बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र उत्कृष्टता के स्थल समझे जाते हैं, जहां प्रकृति एवं मानवीय गतिविधियों के प्रबंधन के लिए नई एवं इष्टतम अभिक्रियाओं का परीक्षण किया जाता है और उनका प्रदर्शन किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 भाग: केंद्रीय क्षेत्र कोर एरिया, प्राकृतिक या केंद्रीय परिक्षेत्र एक बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। यह खंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए होता है। विनाश रहित अनुसंधान कार्य तथा कम हानिकारक क्रियाओं जैसे शिक्षा तथा पारिस्थितिक पर्यावरण पर शोध कार्य आदि को यहाँ संचालित किया जाता है। बफर क्षेत्र बफर एरिया, यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रखता है और इसका प्रयोग सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान इत्यादि के लिए किया जाता है। संक्रमण क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग जो बफर परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रखता है, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इस परिक्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्य पूर्वक चलती है। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों NGO को शामिल किया जा रहा है व दूर संवेदन जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी इस कार्यक्रम के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। भारत द्वारा अब तक 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दिसंबर 2020 तक यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB विश्व नेटवर्क के अंतर्गत विश्व के 129 देशों के 714 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा चुका है, जिनमें से 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में स्थित हैं। फ्रेंड्स, कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में स्थित हैं? 12। आइए फ्रेंड्स जानने का प्रयास करते हैं यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला नीलगिरी की राज्य केंद्र शासित प्रदेश हमें बताने हैं। तो नीलगिरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। और इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? सन 2000 में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है फ्रेंड्स? तमिलनाडु। इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2001 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2001 में। नंदा देवी उत्तराखंड 2004। नोकरेक मेघालय 2009। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009। सिमलीपाल उड़ीसा 2009। अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2012। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु 2016। कंचनजंगा सिक्किम 2018। पन्ना मध्य प्रदेश 2020। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी को ट्रिक से याद करना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। भारत के पश्चिमी घाट में समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित तथा 3,50,036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के 2 राज्यों केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, जिसमें 3 वन्य अभयारण्य सेंदुरनी, पेप्पारा, नैयार एवं कलाकड़ मुंदनथुरई बाघ आरक्षित क्षेत्र शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको यहाँ पर इस मैप के ज़रिए दर्शाए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? शीत मरुस्थल। उत्तराखंड में नंदा देवी, आपको इनकी स्थिति के बारे में और इनकी ऊंचाई के बारे में भी दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स असम में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीलगिरी किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, जानने का प्रयास करें। नीलगिरी फ्रेंड्स तमिलनाडु, केरल व
कर्नाटक राज्य में स्थित है। नंदा देवी 1988, इसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। नोकरेक 1988, राज्य मेघालय। मन्नार की खाड़ी 1989, राज्य तमिलनाडु। सुंदरबन 1989, राज्य पश्चिम बंगाल। मानस 1989, राज्य असम। फ्रेंड्स, इनकी स्थिति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। ग्रेट निकोबार 1989, अंडमान निकोबार। सिमलीपाल 1994, ओडिशा। डिब्रू सेखोवा 1997, असम। दिहांग दिवांग 1999, अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी 1999, मध्य प्रदेश। कंचनजंगा 2000, सिक्किम। अगस्त्यमलाई 2001, तमिलनाडु व केरल। अचानकमार अमरकंटक 2005, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, आपको लगेगा अचानकमार मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम अचानकमार अमरकंटक की स्थिति मैप में जानने का प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थिति आपको यह दर्शाई गई है। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के बिल्कुल सीमा को टच करती स्थिति है, इसलिए छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को एक साथ नाम लिया जाता है दोनों राज्यों का, अचानकमार अमरकंटक के साथ। कच्छ का रण 2008, गुजरात। कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल 2009, हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ी 2010, आंध्र प्रदेश। पन्ना 2011, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा है। तो फ्रेंड्स, डिब्रू सेखोवा कहाँ पर पड़ा था हमने? असम में, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे। वन्य जीवन। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैविक विविधता कार्य योजना तैयार की गई है। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीव अभ्यारण्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट प्रजाति आधारित क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों नेशनल पार्क का गठन विशेष प्रकार की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये आवास आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित हेमिस हाई है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्य योजना 2002 से 2016 वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह वन्य जीवन संरक्षण की अनेक योजनाओं की कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाला शीर्ष सलाहकारी निकाय है। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 105 राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य प्राणी अभ्यारण्य, 88 संरक्षण रिजर्व तथा 127 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र के 1,65,000 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो, इसका निर्माण वन जीवन निरोधक एक्ट 1972 के तहत हुआ है। इस ब्यूरो का गठन 6 जून 2007 को हुआ था। इस शाखा को बहु अनुशासित संस्था, जिसके साथ पुलिस, वन विभाग और सीमा विभाग को परिकल्पित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ। इस शाखा का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर में हैं तथा 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में हैं। वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो को यूएनईपी ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको वन जीवन निरोधक एक्ट 1972 ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको याद करना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन। वर्ष 1972 में पारित यह अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है
तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें यहाँ बिंदुसार की जा रही हैं। अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण हेतु तथा राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की टाइगरों को संरक्षण प्रदान किया गया। इस अधिनियम में जहां शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ियों व जंगली कुत्तों को संरक्षण के दायरे में लाया गया, वहीं लुप्तप्राय वन्य जीवों को सूचीबद्ध कर उन्हें लुप्तप्राय घोषित किया गया। वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया तथा इसके तहत स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई। यह अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परमिट या लाइसेंस की शर्तों को कोई भंग करता है तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा तथा इसके लिए 3 साल तक का कारावास व 25,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्यजीव संरक्षण के प्रशिक्षण और खोज तथा प्रबंधन के मामले में प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी व ज्ञान देना और वन्य विज्ञान के साथ मुख्य क्रियाकलापों के माध्यम से विभिन्न वर्गों की मदद करना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं ऑपरेशन थंडरबर्ड के बारे में। 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 के मध्य वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया गया। वास्तव में यह वन्यजीवों के प्रति हो रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए 43 देशों में इंटरपोल द्वारा परिचालित अभियान का कोड नाम है। यह अभियान बहुप्रजातीय जीवों की सुरक्षा हेतु चलाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको ज़्यादातर ये ऑपरेशंस निरोधक ब्यूरोज याद करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।